गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेसन नंबर 4 खरपतवार। इसमें टॉपिक था आपने खरपतवारों का वर्गीकरण। कल तक हमने जो खरपतवारों का वर्गीकरण किया था उसमें बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण, खरपतवार व फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण और पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज का अपना टॉपिक होगा मृदा व जलवायु के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। यानी मृदा जिस क्षेत्र में जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है वो मृदा और वहाँ पर पाई जाने वाली जो जलवायु परिस्थितियाँ होती है, जैसे मौसम की परिस्थितियाँ लंबे समय तक उसे जलवायु कहते हैं, ताप दाब हवा आदि। तो इनके आधार पर भी खरपतवारों में वर्गीकरण होता है। इसे 4 उपवर्ग में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 जलमग्न भूमियों के खरपतवार, यानी कि इस क्षेत्र में हमेशा वह खरपतवार आती है जहाँ अधिकतर समय तक पानी भरा रहता है और नदियाँ हैं, तालाब हैं, निचले खेतों में या नहरों के क्षेत्र में आदि जो स्थान होते हैं वहाँ पर उगने वाली जो खरपतवार होती है वो जलमग्न भूमि खरपतवार कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए जलकुंभी है या जंगली धान है आदि। नेक्स्ट है इसमें शुष्क क्षेत्र खरपतवार, यानी कि शुष्क क्षेत्र खरपतवार वो होती है जो जहाँ जल की कमी वाले क्षेत्र होते हैं और उन जल की कमी वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली जो खरपतवार होती है वो शुष्क क्षेत्र खरपतवार कहलाती है। जैसे नागफनी है, जरबेरी है, जवासा है या अन्य किसी प्रकार की है। तो ये शुष्क क्षेत्र खरपतवार के नाम से जानी जाती है। अक्सर इनमें क्या होता है कि शुष्कता की वजह से और कम पानी की वजह से इनकी जड़ें गहरी होती है, पत्तियां कम होती हैं लेकिन पत्तियां मोटी होती हैं और तने पर कांटे पाए जाते हैं। जैसे नागफनी वगैरह आपने देखी है जो अपने क्षेत्रीय स्थान में पाई जाती है, और जरबेरी है। तो ये क्या होती है, इनको कम पानी में भी ये आसानी से वृद्धि कर लेती है और फसल के क्षेत्र को प्रभावित करती है और फसल के उत्पादन को प्रभावित करती है। तो ये शुष्क क्षेत्र खरपतवार कहलाती है। इनके बाद में नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र की खरपतवार, यानी कृषि क्षेत्र की खरपतवार के अंतर्गत ऐसा कह सकते हैं कि वह सभी खरपतवार जो फसलों के साथ होकर उसकी उपज को काफ़ी कम कर देते हैं वो कृषि क्षेत्र खरपतवार कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस खेत में और जिस भूमि पर फसल बोई जाती है उस फसल के साथ में पैदा होने वाली खरपतवार कृषि क्षेत्र खरपतवार कहलाती है। जैसे बथुआ है, प्याजी है, जंगली चौलाई है या फिर हिरणखूरी है और अन्य भी हैं। तो ये सारे कृषि क्षेत्र खरपतवार होते हैं। नेक्स्ट इसमें 4th नंबर होगा अकृषि क्षेत्र के खरपतवार, यानी कि जो कृषि क्षेत्र होता है तो वो तो कृषि क्षेत्र खरपतवार होती है और कृषि क्षेत्र के अलावा जितने भी जो अकृषि भूमि क्षेत्र होता है वहाँ पर उत्पन्न होने वाली जो खरपतवार होती है वो अकृषि क्षेत्र भूमि खरपतवार कहलाती है। जैसे दूसरे शब्दों में इसे ऐसा कह सकते हैं, सड़कें हैं, रेल मार्ग है, गोदाम है या औद्योगिक क्षेत्र में उगने वाले अकृषि क्षेत्र में उगने वाले खरपतवार को अकृषि क्षेत्र खरपतवार कहते हैं। इसमें उदाहरण में लेंटाना या कैमरा है, घास है, सोरिकांस है, गाजर घास है, ये जो खरपतवार होती है वो सारे कृषि क्षेत्र के खरपतवार होते हैं। इनके बाद में नेक्स्ट प्रजनन की विधियों के आधार पर वर्गीकरण। इनको 3 उपवर्ग में विभाजित किया जाता है, यानी जो खरपतवार होती है वो प्रजनन की विधि के आधार पर भी इनका विभाजन होता है। नंबर 1 है बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार, यानी कि जो कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जिनमें प्रजनन केवल बीजों के द्वारा ही होता है। जैसे प्याजी है या कृष्ण नील है या गेहूँसा है, जंगली जई है। तो ये क्या है, इनका प्रजनन हमेशा बीजों के द्वारा उत्पन्न होता है और ये बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार कहलाते हैं। इनके बाद में वानस्पतिक भागों से उत्पन्न होने वाले खरपतवार, इसमें मोथा है, बथुआ है, मोथा है, दूब घास है। तो ये जो घास होती है, जो वानस्पतिक भाग, चाहे उनकी जड़ें हैं, चाहे पत्तियां हैं, चाहे अन्य किसी वानस्पतिक भाग से ये उत्पन्न होकर के प्रजनन क्रिया कर लेते हैं और उससे उत्पन्न होते हैं। तो ये वानस्पतिक भाग से उत्पन्न होने वाली खरपतवार कहलाती है। अब ऐसे जो भूमि में ऐसी जो खरपतवार होती है उनमें भूमिगत जड़ें, तने हैं, जैसे राइजोम है या बल्ब कंद है या पत्तियां, इनके द्वारा ये वृद्धि और प्रजनन करते हैं। इनके बाद में नेक्स्ट बीज और वानस्पतिक भागों द्वारा उत्पन्न होने वाले। तो ये जो खरपतवार होती है वो बीज और वानस्पतिक अंगों दोनों में से या दोनों से ही अपने प्रजनन और वृद्धि कर लेते हैं और उस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति प्रदान करते हैं। तो ये बीज वानस्पतिक भागों द्वारा उत्पन्न होने वाले होते हैं। तो इस प्रकार प्रजनन विधियों के आधार पर वर्गीकरण। तो आज के अपने टॉपिक में खरपतवारों का वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है। कल के टॉपिक में हम खरपतवारों द्वारा हानियाँ और खरपतवारों द्वारा होने वाले लाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।